नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा कृष्णा एकेडमी के अंकीय पटल पर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम मित्रों पढ़ेंगे कृषि पद्धतियों में अंतिम जो वर्गीकरण बाकी रह गया है, टिकाऊ कृषि और कृषि वानिकी। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं टिकाऊ कृषि और उसके बाद पढ़ेंगे इसी वीडियो में कृषि वानिकी। अगली कृषि पद्धति है टिकाऊ कृषि। टिकाऊ कृषि मतलब जिसमें क्या जो भूमि है, भूमि की जो उर्वरता है वो लंबे समय तक टिकेगी। ये टिकाऊ कृषि का अर्थ क्या है यहाँ पर? टिकाऊ का अर्थ है किसके टिकाऊपन? भूमि की उर्वरता। भूमि का जो उपजाऊपन है वो लंबे समय तक टिकेगा, इसलिए इसको क्या बोला है? टिकाऊ कृषि बोला है। अब टिकाऊ कृषि कैसे होगी या इसके अन्य नाम जान लेते हैं अपन। सतत कृषि। सतत मतलब निरंतर जारी रहेगी, ठीक है। लंबे समय तक भूमि की उर्वरता क्या होगी? कम नहीं होगी, ठीक है। अभी अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि कैसे भूमि अनुपजाऊ हो सकती है, कारण क्या हो सकता है उसका। सतत कृषि जो निरंतर कृषि जारी रहेगी, जिसमें भूमि की उर्वरता निरंतर जारी रहेगी, ठीक है। इसमें टिकाऊ और इसमें क्या? सतत निरंतर जारी रहेगी, इसलिए क्या बोला है इसको? सतत कृषि बोला है। तीसरा बोला है इसको प्राकृतिक कृषि। जैसा अपन ने अभी पिछली पद्धति में देखा जैविक कृषि में, उससे कुछ मिलती जुलती है। इसमें भी क्या होता है? प्राकृतिक स्रोतों का ही जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उनका ही उपयोग लिया जाता है। आपके चाहे खाद हो चाहे कीटनाशक हो, उसमें सब में उपचारण किससे होता है? प्राकृतिक पदार्थों से होता है। अब देखिए इसके नाम है ये, ठीक है। आपके एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि टिकाऊ कृषि के अन्य नाम क्या है भाई, ठीक है। टिकाऊ कृषि के अन्य नाम क्या है? तो उसमें ये एक तो टिकाऊ कृषि हो गया और 3 अन्य नाम और हो गए इसके, ठीक है। अब इसमें 2 तो मैंने आपको समझा दिए, 3 तो ये। चौथा देखिए शून्य बजट आधारित कृषि। शून्य बजट आधारित कृषि क्या? इसमें जो चीज़ें काम में ली जाती है वो बाजार से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है, ये घर पे भी बना सकते हैं और ज़्यादा कोई विशेष खर्चा नहीं आता, बहुत ही ये कम खर्चे वाली कृषि है, इसलिए इसको क्या बोला? शून्य बजट। इसमें जो लागत होती है वो फसल के उत्पादन से बिल्कुल निकाल कर क्या होता है? खर्चा जो होता है वो शून्य होता है। मतलब गांव का पैसा गांव में रह जाता है। मतलब आपको बाजार से बहुत ही कम मात्रा में कुछ चीज़ें खरीदने की आवश्यकता होती है, पैसा इन्वेस्ट कम करना पड़ता है और उससे क्या होता है? शून्य बजट, ठीक है। जो खर्चा होता है कृषि करने का, यांत्रिक कृषि आप देखते हैं उसमें बहुत खर्चा होता है, या कीटनाशक खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं आप, उर्वरक खरीदते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, मार्केट में जाके आपको लेके आना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है? जो चीज़ें काम में ली जाती है वो घर पर ही बनाई जाती है और जो पदार्थ होते हैं वो घर में ही मिल जाते हैं या आप प्राकृतिक रूप से उनको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है? शून्य बजट आधारित कृषि, ठीक है। बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं जैविक कृषि और आपके टिकाऊ कृषि, तो आप इनको थोड़ा सा विशेष रूप से अध्ययन करें इनका। और प्रश्न क्या क्या बन रहे हैं मैं आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। टिकाऊ कृषि के अन्य नाम है या शून्य बजट कृषि के अन्य नाम है, या आपस में आपको घुमा के थोड़ा सा याद करना है कौन सा किसका नाम हो सकता है। या चारों प्रकार है वो एक ही कृषि है ये, ठीक है। 4 नाम है इसके, लेकिन टाइप क्या है इसका? एक ही है। और शून्य बजट आधारित कृषि क्यों बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, यहाँ पर प्रश्न बनता है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा विस्तार में, इंपॉर्टेंट थोड़ी चीज़ है और ट्रेंड में है अभी, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझाते हैं इसको और आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। या आपके देखिए RS मेंस एग्जाम होता है, उसमें आपको कभी लिखना पड़े शून्य बजट आधारित कृषि, पूछते हैं 5 लाइन में आंसर दीजिए 50 शब्दों में, ठीक है। और 5 नंबर का सवाल आ सकता है, तो आप भविष्य के लिए भी इसको भी इसे याद रख सकते हैं। देखिए इसके जनक, ठीक है। इसके जनक कौन है? सबसे पहले इसका शुरुआत किसने किया भारत में? तो देखिए जनक मतलब शुरुआत करने वाला, वैसे तो पिता होता है, लेकिन जनक जब शब्द आया तो इस तकनीक का जनक पूछ रहे हैं। तकनीक, ठीक है। तकनीक के पिता कौन है? जिन्होंने इस तकनीक को जन्म दिया है, ठीक है। तो उनका नाम है श्री सुभाष पालेकर जी,
जो एक कृषक है और कृषि कार्यों में शोध करते हैं ये, ठीक है। अब इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भाई शून्य बजट आधारित जो कृषि होती है उसमें उसके जनक कौन है भारत में, तो सुभाष पालेकर, ठीक है, सुभाष पालेकर जी। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इनका बता देता हूं कि इनके नाम के पीछे क्या आ रहा है, कर। तो कर अधिकतर सरनेम आपने देखा होगा, तेंदुलकर, मंगेशकर, आपके वेंगसकर, ठीक है, वाडेकर, ठीक है, गावस्कर, इस प्रकार के जो नाम होते हैं मराठा महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ के निवासी होते हैं मूल रूप से, और उनके सरनेम के पीछे क्या लगता है, आपके कर लगता है। तो सुभाष पालेकर जी देखिए इसमें नाम लिख रखा है अमरावती। अमरावती एक जिला है वहां पर महाराष्ट्र में, अमरावती एक जिला है महाराष्ट्र में। और अमरावती वो तेलंगाना वाला, सॉरी आपके सीमांध्र वाला अमरावती अलग है जो कैपिटल बनेगा आने वाले समय में सीमांध्र की, लेकिन ये अमरावती कौन सा है, महाराष्ट्र का अमरावती है। और इसमें जो सुभाष पालेकर जी हैं ये मराठा समुदाय से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने क्या किया, शोध किया, पहले शोध किया। तो आप देखिए 1988 से 1995, ठीक है, 1988 से 1995 के बीच में शोध किया। क्या शोध किया कि जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, किसान भाई बंधु, उनको क्या करना पड़ता है, कृषि कार्यों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और दूसरा जो होता है उनको नुकसान होता है भाई कि भाई कई बार बारिश नहीं होती है, वो फसल बो देते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, तो भाई बहुत नुकसान होता है। इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और फिर क्या हुआ, बारिश नहीं हुई तो बीज है, उर्वरक है, वो सारे थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, किसी काम में नहीं आते हैं। ख़राब क्या हो जाता है, किसी काम में नहीं आते हैं, और उससे क्या होता है, उनको नुकसान होता है, ठीक है। अब देखिए ये शोध का जो ये टाइम था, आप इसको डिटेल में देखिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें प्री में तो आपके ज़्यादा काम का है नहीं, फिर भी जो फैक्ट्स होते हैं कई बार दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको जो सही कथन होते हैं, सही फैक्ट्स होते हैं, उनको 1 2 3 4 1 2 1 3 ऐसे करके चूज करना पड़ता है, वहाँ पर काम में आ सकते हैं। या आप देखते हैं कि जैसे ये मेंस का एग्ज़ाम होता है तो आप इसमें सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो हर पॉइंट का आधा नंबर उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो कोई मेंस की तैयारी कर रहा है आप में से भाई बंधु, तो ज़रूर इसका ध्यान रखिए कि फ्यूचर में कैसे पॉइंट्स लिखेंगे और कैसे आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये शोध का ये टाइम था 1988 से 1995 के बीच इन्होंने शोध किया। किसमें शोध किया कि वहाँ पे किसान क्या करते हैं भाई, विदर्भ। विदर्भ क्या है, विदर्भ। देखिए राजस्थान में जैसे आप बोलते हैं मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, ठीक है, शेखावाटी, वैसे ही एक उप प्रदेश है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र राज्य है उसका एक उप प्रदेश है विदर्भ। विदर्भ आपने अगर देखा हो तो इंडिया का मैप देखिए आप, इंडिया के मैप में जो दक्षिण भारत है, जैसे अभी मानसून आ रहा है और ये मान लीजिए यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य में देखिए जो आपके क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमी घाट बोलते हैं। अगर आपने भारत का भूगोल पढ़ा है, सामान्य जानकारी है आपको भारत के भूगोल की, तो उसमें एक शब्द आता है क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमी तट, सॉरी पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, उससे आगे की ये जमीन, ये पश्चिमी तट है पूरा, और ये जो आगे की चीज है इसमें अंदर वो क्या है, घाट। यहां पर ये घाट है, ये घाट के बीच में जो मैंने लाइन बनाई है क्या है भाई, आपके सह्याद्री, सह्याद्री पर्वतमाला। भारत का भूगोल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज आएगी पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में एक आएगी चीज सह्याद्री पर्वतमाला। अब अभी देखिए आप, मानसून उठ रहा है। मानसून सबसे पहले आपके भारत की मुख्य भूमि में आता है केरल में,
और यहाँ पर आपके कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक के अलावा तेलंगाना और सीमांध्र, ठीक है, और ये तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपके कौन सा है राज्य? महाराष्ट्र, ये केरल, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये सीमांध्र, और ये आपके तेलंगाना, और ये कर्नाटक, केरला, ठीक है। अब मानसून, जो अरब सागरीय मानसून होता है, वो इस पश्चिमी घाट के सहारे सहारे आगे बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्वतमाला है इसको रोक लेती है और इसके सहारे सहारे आगे बढ़ता है, ठीक है। अब महाराष्ट्र का जो अंदरूनी उप प्रदेश है या अंदरूनी क्षेत्र है महाराष्ट्र का, आप देख लीजिए पूर्वी छोर देख सकते हैं इसमें, और पूर्वी छोर जो होता है उसको वहां पर क्या बोलते हैं? विदर्भ बोलते हैं। वहां के उप प्रदेश का नाम है, पूर्वी उप प्रदेश का, वो है विदर्भ। अब ये देखिए जो मानसून उठेगा ये आपके जो सह्याद्री पर्वतमाला है इसके साथ साथ क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा और इसके समानांतर इसको क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये पर्वतमाला थोड़ी सी लंबी है और ऊंचाई वाली है। तो जो मानसून आता है वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, और जहां पर जो बादल होते हैं वो बिना बारिश किए चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ बादल बिना बारिश किए चले जाते हैं, तो यहां पर क्या होती है? वृष्टि छाया। यहां पर देखिए वृष्टि छाया शब्द क्या है? वृष्टि बोलते हैं बरसात को, वर्षा को, और वर्षा कौन करते हैं? बादल। वर्षा की केवल छाया पड़ती है, छाया पड़ती है मतलब बारिश नहीं होती, बादल ऊपर से निकल जाते हैं, और ये इलाका क्या रह जाता है? मानसून से अछूता रह जाता है, बारिश अच्छी नहीं हो पाती है, और अच्छी नहीं हो पाती है तो भारत की कृषि, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि भाई क्या है, मानसून का जुआ, मानसून पर आधारित है। अधिक क्षेत्रफल की भूमि है वो किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित है। और उसमें देखिए ये वृष्टि छाया, वहां पर बारिश नहीं होती। कहां पर नहीं होती? विदर्भ। विदर्भ क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है एक महाराष्ट्र का, ठीक है। और भी है आपके रायलसीमा का पठार है सीमांध्र में, देखिए वो भी क्या है? एक वृष्टि छाया प्रदेश है। इसमें अपन और जब अच्छा टॉपिक आएगा तो इसमें बात करेंगे, ठीक है, इतना अभी काफी है। अब देखिए विदर्भ में क्या करते हैं? बारिश हुई नहीं तो कृषि कैसे करेंगे, ठीक है। और जो सिंचाई हेतु जो सुविधाएं होती है, जो कुएं होते हैं उनमें भी पानी सूख जाता है, अगर बारिश नहीं होती है तो पानी की कमी हो जाती है भूमिगत जल की, और सिंचाई नहीं कर पाते हैं। अब सिंचाई नहीं हुई तो उन्होंने जो बीज बोए या खाद यूज लिया या जो भी खर्चा किया फसल के लिए, उसमें इन्वेस्ट किया, वो क्या भाई काम में नहीं आता है, ठीक है। और फिर क्या होता है? किसान लोग जो कर्जे में डूब जाते हैं वो और ऋण लेते हैं, और ऋण लेने के कारण क्या होता है? वो कर्जे में दबने के कारण कई बार अवसाद में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। आपने सुना होगा मराठा किसानों की आत्महत्या का जो मुद्दा था अभी बहुत टाइम तक चला था, और नेशनल लेवल पर उसकी बात हुई थी, ठीक है, इसका मुद्दा उठा था। तो उसका एक कारण क्या है भाई? ये था, इन्होंने जो ये शोध किया था ये इसी बात पे किया था, किसान कर्जे में दब रहे हैं और उनको फायदा नहीं हो रहा है, लागत से ज्यादा क्या हो रहा है भाई? नुकसान हो रहा है, लागत नहीं निकल रही फसल बोते हैं तो उससे, ठीक है। तो इससे ये शोध किया, कहां पर किया? महाराष्ट्र के विदर्भ उप प्रदेश में किया। विदर्भ में क्या होता है? वृष्टि छाया प्रदेश है, और वहां पर क्या होता है भाई? सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती है, बारिश नहीं होती है, तो खेती में नुकसान होता है, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि मराठा लोग, किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? तो इन्होंने शोध करके एक नई तकनीक निकाली, वो कौन सी भाई? टिकाऊ कृषि, ठीक है। टिकाऊ कृषि, सतत कृषि, प्राकृतिक कृषि, शून्य बजट आधारित कृषि, ठीक है। यहां पर क्या होता है भाई? शून्य बजट, जो किसानों का जो आर्थिक भार होता है, ठीक है, उसको कम करता है, शून्य कर देता है, नाम से ही स्पष्ट है, शून्य कर देता है, मतलब ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे और आपको समझा सकूं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए दोस्तों, इसमें आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाता है। ठीक है, अब आपने आय कैसे बढ़ाएंगे? अभी आपने एक प्रश्न देखा होगा कि जो वर्तमान भारत सरकार है उसने किसानों की आय बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, लक्ष्य कब तक? 2022 तक। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, प्री में भी पूछा हुआ है, मेंस में भी पूछा हुआ है, आरएस मेंस में, तो इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना कि भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को दुगना, बढ़ाने का ही नहीं दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो, प्रश्न कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दुगुना इसलिए बताया जा रहा है कि आपको पूछ ले कि भाई कितने गुना, ठीक है, कितने गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2 गुना। ठीक है, आय कितनी बढ़ाएगी भारत सरकार किसानों की? 2 गुना। ठीक है, ये लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया है? भारत सरकार द्वारा रखा गया है। ठीक है, कितनी ज्यादा मात्रा में बढ़ाई जाएगी? दोगुनी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। कब तक बढ़ाई जाएगी? ये तीसरा प्रश्न बनता है, तो वर्ष 2022 तक। ठीक है, ये भी ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन इससे पहले बात किसने की? सुभाष पालेकर जी ने कहा कि इससे आय को बढ़ाया जा सकता है, इस तकनीक से, इस पद्धति से। कैसे बढ़ाया जा सकता है कि लागत जब शून्य कर दी जाती है तो क्या भाई फसल जो उत्पादन होगा उसमें से लागत निकालने के बाद भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा किसानों को, और वो कर्ज में नहीं दबेंगे। कर्ज में नहीं दबेंगे तो आत्महत्या भी नहीं करेंगे, मतलब अवसाद में नहीं आएंगे। तो ये जो मुद्दा है, ये इसको सॉल्व करने का एक तरीका दिया है इन्होंने, सुभाष पालेकर जी ने, जो कृषि कार्य में शोध करते हैं। और फिर देखिए, अगर ये आप कृषि नहीं करते हैं, प्राकृतिक कृषि नहीं करते हैं, तो उसके नुकसान क्या है या क्यों करना आवश्यक है? ठीक है, आप चाहें तो इस पर पूरा एक ऐसे लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन निबंध नहीं लिख के आप अगर जो मेंस में 1 पेज का प्रश्न आता है, 100 शब्दों में कई बार आंसर देना पड़ता है, तो उसमें भी 100 शब्द आराम से लिख सकते हैं। 100 शब्द नहीं, आप अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 250 शब्दों में लिखना पड़ता है बड़े क्वेश्चन का आंसर, तो उसमें आप 250 शब्द भी लिख सकते हैं यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं। तो इतना ही इसमें मैटर आपको मिल जाएगा, और पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे तो हर पॉइंट्स के आपके नंबर जुड़ते जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा प्रश्न एक ही बार में आपको नंबर देगा, नहीं, ये पॉइंट्स आपको नंबर देते हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो उसमें नंबर आपके पॉइंट के हिसाब से जुड़ते जाएंगे। जितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लिख के उसमें आगे डिटेल में और उसको बढ़ाएंगे, उतने अच्छे आपको। ये कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने, बहुत ही खोजबीन करके निकाले, और आशा करता हूँ आपके लिए सभी एग्जाम्स में ये काम में आएंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कैसे? कि शून्य बजट, लागत शून्य कर दी तो आय अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, जो खर्चा हो रहा था उसको रोक दिया गया तो आय तो अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, जो खर्चा हो रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आय में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अब आगे बात कि जैविक कृषि करना, टिकाऊ कृषि करना इसमें क्यों फायदेमंद है, या आने वाले समय में जैविक कृषि का भी विकल्प, जैविक कृषि से भी अच्छा विकल्प हमारे पास क्या है? एक टिकाऊ कृषि, सतत कृषि या शून्य बजट आधारित कृषि। अभी जैविक कृषि का बहुत चल रहा है, लेकिन इन्होंने, सुभाष पालेकर जी ने अपने शोध में बताया है कि भाई इससे भी, जैविक कृषि से भी अच्छा कौन सा है आपके लिए? शून्य बजट आधारित। और भारत में किसानों की स्थिति देखते हुए मैं भी इससे पूर्णतया सहमत हूं कि आपको जैविक कृषि की बजाय क्या करनी चाहिए? शून्य बजट आधारित कृषि करनी चाहिए। अगर आपके कोई किसान भाई बंधु परिचित हैं तो उनको ये आप वीडियो दिखा सकते हैं, और किस प्रकार है इसका आप अगर इंटरनेट पे थोड़ा सा ढूंढेंगे तो बहुत अच्छी विधि दे रखी है कि कैसे इसमें सामग्री बनाई जाती है। वो मैं लाया था, लेकिन थोड़ा सा कोई दिक्कत आ गई थी तो उसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो इंटरनेट पे इसकी विधि क्या है, कैसे बीजोपचार किया जा सकता है, वो सब दे रखा है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक दिशा दिखा दी है, आप चाहें तो इससे हेल्प कर सकते हैं किसी की भी, और ये चीज़ बता सकते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ कृषि के मतलब क्यों जरूरी है भारत में? ठीक है, क्यों जरूरी है, क्या लाभ हैं, कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण ये विकल्प अपन को अपनाना पड़ सकता है। ठीक है, अब विकल्प ये अपनाना है तो आप कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आप
राजस्थान में अगर देखें तो एक ट्रेन चलती है पंजाब से ट्रेन चलती है बीकानेर। पंजाब से कहाँ आती है? बीकानेर आती है। उसका ट्रेन का नाम क्या? अणुव्रत एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम क्या है? अणुव्रत एक्सप्रेस। जो जैन मुनि थे उनके नाम पर रखा गया था अणुव्रत एक्सप्रेस। इसका आप अगर जैन धर्म पढ़ते हैं इतिहास में तो अणुव्रत के बारे में आपको जानकारी होगी। तो अणुव्रत एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है जो कहाँ से कहाँ चलती? पंजाब से बीकानेर। और ये सामान्यतः सवारियों को ढोने का काम आती है। आप सब जानते हैं अणुव्रत एक्सप्रेस यातायात का एक साधन उपलब्ध करवाती है। लेकिन ये जो ट्रेन आती है पंजाब से बीकानेर, इसमें जो यात्री होते हैं उनमें अधिक संख्या किसकी होती है? कैंसर के अधिकतर यात्री कौन होते हैं? कैंसर के रोगी होते हैं। और बीकानेर आते हैं इसलिए कि यहाँ पर एक अस्पताल है कैंसर का, ठीक है, बड़ा अस्पताल है। तो यात्री अपना उपचार करवाने के लिए कहाँ पर आते हैं? बीकानेर उस अस्पताल में आते हैं। और इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कैंसर ट्रेन। इस अणुव्रत एक्सप्रेस को उपनाम दिया गया है, कुख्यात हो गई ये ट्रेन। मतलब एक अच्छी बात नहीं है किसी ट्रेन को, जैसे नाम बहुत अच्छा है इसका अणुव्रत एक्सप्रेस, लेकिन नाम क्या कर दिया इसका? कैंसर ट्रेन के नाम से लोग इसको जानने लग गए, ठीक है। कैंसर ट्रेन के नाम से जानने लग गए, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। अब ये कैंसर हुआ कैसे, ठीक है, क्यों आते हैं भाई? पंजाब से ही क्यों आते हैं? और जगह से तो नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा कैंसर रोगी यहाँ पंजाब से आ रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। पंजाब आप देखें भारत में बहुत ज़्यादा उत्पादकता, भूमि की उत्पादकता वाला राज्य है। पंजाब, ठीक है, 5 नदियाँ बहती है, ऐसा आपने सुना होगा, और इसलिए पंजाब नाम बोलते हैं। अब तो 3 ही है भारत में और 2 पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। वो जो पंजाब बाकी वाला था वो पाकिस्तान में चला गया। अब देखिए 5 नदियाँ बहती थी, अभी 3 बहती है यहाँ पर, लेकिन नाम वही है, विभाजन के बाद आधा टुकड़ा उधर चला गया। पंजाब से आपने देखा होगा जो अनाज होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाया जाता है। देखिए आप चावल देखिए, गेहूँ देखिए, ठीक है, चावल और गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है, अनाज के रूप में अपन देखें। और अनाज जो देखिए उसमें क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जो रासायनिक उर्वरक है उनका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ठीक है, 2 चीज़ें, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है। किसके लिए? उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि वहाँ की भूमि को ज़्यादा इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन बुरा लग रहा है कहते हुए कि इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं होती, और उसी के कारण क्या हो रहा है, ये जहरीली हो रही है ज़मीन। वो ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं उसको, रासायनिक उर्वरक और आपके क्या बोलते हैं कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके कारण क्या होता है, वहाँ की जो ज़मीन है वो जहरीली होती जा रही है, ठीक है, ज़्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। ये ज़्यादा यूज़ में होने के कारण क्या वो ज़मीन वहाँ की जहरीली हो गई है, ठीक है। और आपने जितनी ज़्यादा मात्रा में ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक डालें, मिट्टी उतना ही ज़्यादा सोख लेती है उसको, और अतिरिक्त जो उसकी मात्रा होती है उसको फसल में, जो फसल बोते हैं वहाँ पर उसमें ज़्यादा डाल देती है, तो ज़मीन भी जहरीली होगी, ज़मीन के साथ साथ जो अनाज है या जो फसल है वो भी जहरीला हो गया। और कोई भी केमिकल होता है, आप देखिए केमिकल यूज़ लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं केमिकल्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ज़मीन और अनाज दोनों जहरीले हो गए, और जहरीले जो अनाज होते हैं आपने देखा होगा, और ज़्यादा मात्रा में पैदावार होती है, तो आपने देखा होगा कि भाई गांव में कई बार
ट्रक आते हैं पंजाब से और बोलते हैं चावल ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, और जो दाम होते हैं वो जो क्षेत्रीय दाम होते हैं उससे कम होते हैं, और कई लोग उसको लालच में खरीद भी लेते हैं। ठीक है, अब खरीद भी लेते हैं, लेकिन इसको कोई नकारात्मक दृष्टिकोण से ना लें, लेकिन ये एक समझाने का तरीका है कि भाई होता क्या है वहाँ पर। ज़मीन से ज़्यादा उपज हुई, लेकिन वो क्या हुआ, अनाज बहुत जहरीला होता है, उसमें केमिकल जो आपके रासायनिक उर्वरक हैं और कीटनाशक हैं बड़े लेवल पे उसमें मिलाए जाते हैं, तो वो फसल में भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और वो फसल आपको जब खाने के काम में लेते हैं वही, तो उससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है। उत्परिवर्तन मतलब जो कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है उसको अनियंत्रित कर देता है। ठीक है, और आपके शरीर में क्या, कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ने लगती है। ठीक है, किसके कारण, इन रासायनिक उर्वरकों के कारण और कीटनाशकों के कारण, इसलिए इससे बचने की सलाह दी जाती है। अब इसका है क्या भाई, सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन अभी अपन आगे इसमें पढ़ेंगे कि भाई ये टिकाऊ कृषि इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, इससे आगे पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है, मतलब इस समस्या का विकल्प क्या बताया गया आपको, टिकाऊ कृषि, सतत कृषि, प्राकृतिक या शून्य बजट आधारित कृषि। ये क्या है भाई, इसका विकल्प है। आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं जिससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी होती है, उसका एक विकल्प किसने सुझाया, सुभाष पालेकर जी ने। ठीक है, तो इससे क्या पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। इसमें जो आपके उर्वरक होंगे, कीटनाशक होंगे, वो क्या होंगे, प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाएंगे, कोई भी केमिकल उसमें यूज़ नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब यूज़ नहीं लिया जाएगा तो क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, जमीन जहरीली नहीं होगी, अनाज भी जहरीला नहीं होगा। ठीक है, और आपने देखा होगा आजकल शुद्ध चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई। ठीक है, हर किसी को शुद्धता की तलाश है, लेकिन भाई मिलेगी कहाँ, उसका विकल्प क्या है, हर चीज़ में मिलावट। ठीक है, तो मिलावट से बचने का एक तरीका ये, ठीक है, इस प्रकार की कृषि करना। पर्यावरण संरक्षण, जमीन खराब नहीं होगी, अनाज खराब नहीं होगा, और जो केमिकल होता है आपने देखा होगा वहां पर सिंचाई करते हैं पंजाब में। ठीक है, पंजाब में सिंचाई करते हैं तो केमिकल आपने जितना डाला है जमीन में, उसका अतिरिक्त जमीन के मिट्टी में घुलकर क्या करेगा भाई, नदियों में बहेगा, नदियों से नहरों में, नहरों से बांधों में, और बांधों से भाई आपके जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या नदियां जहाँ पर जाके समुद्र में मिलेगी। तो ये क्या भाई, पूरी दुनिया को ही जहरीला कर रहा है। आपके एक घर की बात नहीं है, या एक मोहल्ले की, एक ज़िले की, एक राज्य की बात नहीं है, और ये ग्लोबल नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये तरीका क्या कर सकता है, एक दिशा दिखाई है, एक रास्ता दिखाया है सुभाष पालेकर जी ने, क्या भाई, कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी कृषि। आप जैविक कृषि से भी बेटर कोई अगर कृषि का तरीका ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें किया क्या जाता है, पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। आपने इतनी बड़ी बात कर ली कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी है, तो किस प्रकार अच्छी है, उसके कारण क्या अच्छे होने के, वो देख लीजिए कि इसमें जो खाद होता है, जीरो बजट कैसे होता है या कैसे फायदेमंद है। हम भी भोजन करते हैं, पशु पक्षी भोजन करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी क्या चाहिए, फसल को भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए। उस भोजन को आप क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। ठीक है, अब आप खाद क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक दे रहे हो भोजन उसको। ठीक है, जैसे आप टैबलेट लेते हो, ठीक है, टैबलेट लेते हो, आप रोज टैबलेट से अपना पेट थोड़ी भर सकते हो। ठीक है, या आप देखते हैं कि भाई ये आजकल मल्टीविटामिन्स चल रखे हैं, और ये आपके जो क्या बोलते हैं एनर्जेटिक जो पाउडर्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन युक्त पाउडर, ये सब, ठीक है, इनका प्रयोग ज़्यादा हो गया है। आप भोजन करेंगे तभी आपका शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा, उनसे फ़ायदा मिलता है, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है जितना भोजन से मिलता है। तो फसलों को भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए। अब भोजन कहाँ से, अपन बात कर रहे हैं कि केमिकल यूज़ ही नहीं करना है, तो कहाँ से मिलेगा भोजन फसलों को। तो इसका एक तरीका है कि भोजन खाद बनाने वाले जो जीवाणु हैं उनकी संख्या में वृद्धि। जो खाद बनाने वाले कीटाणु हैं, जीवाणु, ठीक है, जैसे आपने नाइट्रोजन को बढ़ाने वाले जो कीटाणु जीवाणु हैं उनके बारे में पढ़ा होगा साइंस की बुक में, स्कूल टाइम में मैंने पढ़ा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा याद है कि राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो आपके दलहनी फसलों में, मटर, उड़द, इस प्रकार की फसलों में जड़ों में पाया जाता है। वो क्या करता है भाई, आपके
जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, और वो नाइट्रोजन आप जो यूरिया में देखते हैं या अन्य जो अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, ठीक है, सल्फेट, फास्फेट वगैरह जो रासायनिक उर्वरक देखते हैं, वो प्राकृतिक रूप में कौन प्राप्त कराता है? जीवाणु। अब जीवाणु कौन सा आपने देखा होगा कई बार, हाँ, जैसे एक नाम दिया मैंने, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम जीवाणु। ये क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और जो नाइट्रोजन होती है वो पौधों के लिए किसका काम करती है? भोजन का काम करती है। कौन? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कौन बढ़ाता है? राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है। उस और भी कई प्रकार के एल्गीज होते हैं, आप देखिए नील हरित शैवाल बोलते हैं, वो भी काम में आते हैं नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया आपको नेट पे मिल जाएगी, ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ाएंगे अपन, क्योंकि ये बहुत वाइड हो जाएगा फिर, ठीक है। जो काम की आवश्यकता की चीज़ है वो बता रहा हूँ। अब जीवाणुओं को बढ़ाने की एक तकनीक है, उसमें वो विधि अलग दे रखी है, यहाँ पर विधि समझाना मैं उचित नहीं समझूंगा ज़्यादा। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन मतलब इसमें गुड़ यूज़ लिया जाता है। गुड़ के अलावा जो गाय का गोबर होता है वो यूज़ लिया जाता है, गाय का गोबर यूज़ लिया जाता है। कहते हैं कि भाई एक गाय के गोबर से वो लगभग 30 एकड़ जमीन में क्या कर सकते हैं? खाद, उसके गाय के गोबर से। बीजों का उपचार करने की भी उन्होंने एक प्रक्रिया दी है, सुभाष पालेकर जी ने। गोबर से कैसे कम मात्रा में उसका यूज लेते हुए क्या किया जा सकता है कि भाई हाँ, गोबर का यूज लेते हुए इसमें क्या भाई, कम मात्रा पानी की और ये जो शोध किया था इन्होंने, उसमें एक चीज सामने निकल के आई कि जो सामान्य जो कृषि की जाती है उससे उसका 10% पानी और 10% खाद ही इस प्रकार की पद्धति में यूज होता है, ठीक है। 10% ओनली बचत किसकी हुई? 90% पानी और खाद की, ठीक है। अब 90% बहुत बड़ी अमाउंट होती है किसी चीज़ की। अगर 100% में से आपने 90% बचा लिया तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है एक, ठीक है। तो इन्होंने अपने शोध में क्या पाया कि इस प्रकार की अगर आप कृषि करते हैं तो इससे क्या होता है भाई, 90% तक पानी और खाद की बचत होती है, 10% में ही आपकी खेती होती है, और उत्पादन क्या होता है? उत्पादन जो 1 गुना हो रहा था वो 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। और जो लागत है वो शून्य कर दी, लागत शून्य, आय 2 गुना, उत्पादन 1.5 गुना, उत्पादन 1.5 गुना, और आय शुद्ध है इसलिए क्या 2 गुनी। उस चीज की, उस शुद्ध फसल की वैल्यू क्या, आपको दाम क्या ज्यादा मिलता है, ठीक है। मांग, डिमांड ज्यादा है ऐसी चीजों की तो आय क्या होती है? 2 गुनी, ठीक है। तो ये आय बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है 2022 तक भारत सरकार ने, वो सबसे पहले किसने बता दिया था? सुभाष पालेकर जी ने बता दिया था, और अपने शोध में, ठीक है, 1988 से 95 के बीच में जो शोध किया इन्होंने, उसमें पहले ही बता दिया उन्होंने ये चीज। अब देखिए, भूमि दीर्घ काल तक स्वस्थ रहती है, ठीक है, आपने केमिकल यूज ही नहीं लिया, ठीक है, ना तो खाद में, ना उर्वरक, जो आपके कीटनाशक है उसमें, बीजों का उपचार भी प्राकृतिक तरीके से कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा? भूमि जहरीली नहीं होगी और उसमें उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें उसमें बार बार मिलती जा रही है, ठीक है। प्राकृतिक चीज़ मिलेगी तो भाई उसमें पोषक तत्व बहुत लंबे समय तक टिकेंगे और भूमि क्या होगी? स्वस्थ रहेगी। अब जैविक कृषि में और इसमें अंतर क्या है, तो वो आपको थोड़ा सा विधि देखनी पड़ेगी। उसमें प्राकृतिक चीज़ों में, जैविक कृषि में सारे कार्बनिक अंश
या ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती है वो यूज़ ली जाती है। लेकिन इसमें क्या भाई, जैसे गुड़ है, गुड़ के अलावा आपके गाय का गोबर है, ठीक है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें ली जाती काम में, और बाजार से बहुत कम चीज़ें आपको लानी पड़ती हैं, ठीक है। ये सामान्य सा एक अंतर है इसमें। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कृषि पद्धतियाँ, ठीक है। अभी जो मैंने बताया आपको, शून्य बजट आधारित कृषि, ये राजस्थान में अभी प्रचलन में आ रही है धीरे धीरे, लेकिन बहुत ट्रेंड में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है जैविक कृषि और आपकी शून्य बजट आधारित कृषि। और इसका एक अगला और अंतिम पार्ट है कृषि पद्धतियों का। उसमें देखिए कृषि वानिकी, तो नाम से स्पष्ट है, खेती और वन, फसल भी बो और जंगल, जंगल मतलब पेड़ पौधे भी उगाओ साथ साथ में, तो दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, कृषि वानिकी कहलाते हैं। कृषि के साथ साथ बागवानी करना, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। तो मैंने देखो एक स्टार लगा रखा है, एक पेड़ पौधे ऐसे नहीं कि आप कोई भी ऐसे बिना यूजफुल कोई चीज होती है जैसे या आपके अंग्रेजी बबूल होता है, ये उगा दिया आपने खेत में, ठीक है, तो इससे तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। पेड़ पौधे कौन से, जो आपके क्या बोलते हैं, अभी और आगे बात करेंगे, जो आपके आय उपलब्ध करवाए, आपको आय के स्रोत बढ़ाए आपके, जैसे आपके फल फूल के पौधे, पेड़ पौधे हो सकते हैं, औषधीय महत्व के पेड़ पौधे हो सकते हैं, और भी आपके जो बाड़ होती है मेड़बंदी लगाने के लिए, ईंधन, औषधि और चारा, इसके लिए भी क्या भाई आप पेड़ पौधे वही लगाइए जो आपको फल दे और आपको औषधियाँ उपलब्ध करवा सके, बाड़बंदी करने के लिए जो लकड़ियाँ उपलब्ध करवा सके, और जो ईंधन है, ईंधन के रूप में आजकल कम यूज़ हो गया लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी यूज़ होता है ईंधन के रूप में लकड़ी, तो वो भी उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्नीचर के लिए यूज़ होती है इमारती लकड़ी, वो भी आप पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, कृषि के साथ साथ क्या करते हैं, बागवानी करते हैं, ठीक है। अभी आगे अपन बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कैसे इसकी प्रक्रिया होती है। कहते हैं एक एकड़ बात करें तो अपन, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हेक्टेयर, तो एक एकड़ में ऐसे कुछ हेक्टेयर होते हैं। एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, 0.4046 कंटिन्यू आगे, ठीक है, इतने हेक्टेयर होते हैं एक एकड़ में। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए, पटवारी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना। खेती के साथ पेड़ पौधे लगाना, तो एक एकड़ में लगभग कितने पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, 100 पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कितने, इतने हेक्टेयर में, ठीक है। तो लगभग बात होगी आपके 40, एक मोटा सा अनुमान 40 मीटर, ठीक है। ये जो एरिया होगा वो मेरे अनुसार, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, इतना एक एकड़ कहलाएगा। और इसमें क्या लगाना है आपको, 100 पेड़ पौधे लगाने हैं। और पेड़ पौधे किसके हो सकते हैं, फल के हो सकते हैं, फूलों के हो सकते हैं, औषधि, ईंधन, चारे के काम में आ सकती है, ठीक है।
अब ये कृषि वानिकी की कहाँ पर जाती है राजस्थान में, देखिए अजमेर। ठीक है, अपन क्षेत्रीय उदाहरण लेते हैं सबसे पहले, क्षेत्रीय उदाहरण से थोड़ा अच्छा समझ में आता है। तो देखिए अजमेर, अजमेर में आप देखते हैं सबसे सरल उदाहरण आपको दिया जाए तो पुष्कर का। ठीक है, पुष्कर में आप देखते हैं फलों के पेड़ पौधे बहुत, फल और फूल, और साथ साथ में आजकल अभी वहाँ पर ट्रेंड चल रहा है औषधि, फल फूल और औषधि। ठीक है, ये 3 प्रकार के पेड़ वहाँ पर पुष्कर में आप देखेंगे। तो पुष्कर के आसपास के जो गांव हैं उनमें देखेंगे ग्रामीण परिवेश में जो बगीचे लगा रखे हैं, तो खेती के साथ साथ क्या करते हैं वो वानिकी भी करते हैं खेती के साथ साथ। ठीक है, उसमें क्या करते हैं वो फल के पेड़ लगाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं, और औषधीय महत्व की जो वनस्पतियाँ होती है उनको भी उगाते हैं। जैसे आपके क्या बोलते हैं अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी हो गया, क्या बोलते हैं इसको गवारपाटा हो गया, एलोवेरा जिसका आप बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। और फलों में जामुन, आम, अंगूर, इस टाइप के केले। ठीक है, और कई प्रकार के फ्रूट्स हैं, शहतूत। ठीक है, इस प्रकार के फलों के पेड़ लगाए जाते हैं। फूलों में आप देखते हैं कि गुलाब, मैं लिख देता हूं, एलोवेरा, घृतकुमारी या ग्वारपाटा, ये 3 नाम है। इंग्लिश में बोलते हैं एलोवेरा, संस्कृत में बोलते हैं घृतकुमारी, और हिंदी में बोलते हैं ग्वारपाटा। ठीक है, ये 3 नाम है इसके, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी। ठीक है, इस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। आप पुष्कर में एंटर होते हैं तो आप देखिए औषधीय पार्क, एक पुष्कर का जो प्रवेश द्वार है, आप नौसर घाटी से उतर के पुष्कर घाटी से पुष्कर में एंटर होते हैं तो आपके राइट हैंड साइड में आएगा, पुष्कर में प्रवेश करने से पहले औषधीय महत्व की वनस्पति उगाई जाती है वहाँ पर, औषधीय पार्क, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया था वहाँ पे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अजमेर, अजमेर में मुख्य रूप से उदाहरण दिया मैंने पुष्कर और उसके आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं। दूसरा देखिए अलवर, अलवर जिला है वो यमुना नदी के छोर पे पड़ता है। तो यमुना नदी से क्या वहाँ पर नहरें निकाली गई हैं, और पुष्कर में पानी की ज़्यादा किल्लत नहीं है, सिंचाई की सुविधा अच्छी उपलब्ध होती है ग्रामीण परिवेश में। और अलवर है, अलवर में क्या होती है, यमुना से जो नहरें निकाली गई हैं उनसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। आज से नहीं, ये सल्तनत काल से चली आ रही है। ये एक फ़ायदा है वहाँ पे हरियाणा के टच में होने का अलवर को। अलवर में और भरतपुर में यमुना से जो नहरें निकाली गई हैं उनसे क्या भाई सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई तो भाई आपके क्या अलवर और भरतपुर दोनों में बगीचे लगाए गए हैं। बहुत जो क्या बोलते हैं इसको, फलोत्पादन बहुत अच्छी अवस्था में है वहाँ पर भरतपुर और आपके अलवर में। इसके अलावा धौलपुर भी इसी सीरीज में आता है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर तीनों को भाई, धौलपुर को चंबल से पानी मिल जाता है, भरतपुर और अलवर को यमुना से पानी मिल जाता है। ठीक है, तो सिंचाई की उन्नत अवस्था में होने के कारण क्या वहाँ पर लोग खेती के साथ साथ क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी लगाते हैं। पेड़ पौधे जो औषधीय महत्व के हो सकते हैं, फूलों के हो सकते हैं, फलों के हो सकते हैं, अधिक मात्रा में फलों के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वहाँ पे। फिर देखिए श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। ठीक है, ये इलाका भी नहरी इलाका है, जो यमुना आपके इंदिरा गांधी नहर आ रही है उससे क्या भाई इसको फायदा है इस एरिया को। और वहाँ पर देखिए फलोत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है। यहाँ पर प्रश्न बनता है, एक राजस्थान में फलोत्पादन में प्रथम स्थान कौन से जिले का है, श्रीगंगानगर। ठीक है, श्रीगंगानगर जिले का क्या है, प्रथम स्थान है पूरे राजस्थान में फलों के उत्पादन में। आपने जैसे देखा होगा ये माल्टा, किन्नू, मौसम्बी, ठीक है, चीकू, ठीक है, इस प्रकार के फ्रूट्स वो जो सब आते हैं वो कहाँ से आते हैं, श्रीगंगानगर साइड से आते हैं हमारे सर्दियों में, देखा होगा आपने।
इधर से आते हैं। हनुमानगढ़ भी क्या है भाई, नहरी क्षेत्र है, तो नहरी क्षेत्र होने के कारण फसल के साथ साथ क्या लिए जाते हैं, फलों के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। फिर देखिए झालावाड़ और सवाई माधोपुर, दो और जिले हैं। झालावाड़ में भी क्या है भाई, चंबल नदी, चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनसे जल प्राप्त होता है। और सवाई माधोपुर में चंबल नदी से प्राप्त होता है जल, तो सिंचाई की बहुत अच्छी वहाँ पर सुविधाएं हैं। सवाई माधोपुर में आपने एक प्रश्न देखा होगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा खस का उत्पादन कहाँ पर होता है? जो आप सुगंधित जो शरबत पीते हैं, खस का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। झालावाड़ में आपने देखा होगा संतरा, राजस्थान का नागपुर। कांस्टेबल के एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर क्या भाई, संतरे का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और नागपुर जो है भारत में, महाराष्ट्र का एक जिला है नागपुर, वो संतरों के उत्पादन के लिए फेमस है। और राजस्थान में कौन सा जिला फेमस है? झालावाड़। ठीक है, संतरे के उत्पादन के लिए। सवाई माधोपुर किस लिए फेमस है? खस के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये क्या है भाई, चंबल की सहायक नदियों और यहाँ पर चंबल और बनास से जो सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती है, वहाँ पर क्या भाई, बागवानी करने में सहायता मिलती है उस अतिरिक्त पानी से। फसल के साथ साथ क्या वो बागवानी करने के लिए सिंचाई का एक साधन मान सकते हैं इसको। फिर देखिए कृषि वानिकी से संबंध क्या है, फायदे क्या हैं? तो इससे क्या होता है, मृदा संरक्षण। आप खेती अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। मृदा संरक्षण, पेड़ आप अगर लगाते हैं तो क्या करते हैं भाई, मिट्टी को बांध के रखते हैं। ठीक है, मिट्टी को बांध के रखेंगे तो मिट्टी बरसात के पानी के साथ, या जो सिंचाई में आप जो पानी छोड़ते हैं उसके साथ बहकर कटकर नहीं बहेगी। वो क्या होगी, पेड़ों की जो जड़ें होगी वो उसको पकड़ के रखेगी, और उससे क्या होगा, मृदा क्षरण नहीं होगा। मृदा जो है वो कटकर नहीं बहेगी, पानी में घुलकर कम बहेगी सही, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे की जड़ें होती है वो उसको बांध के रखती है। ठीक है, तो ये मृदा संरक्षण में उपयोगी है। जल संरक्षण में उपयोगी है। ठीक है, अब जहाँ पर आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश अच्छी होती है, बारिश को खींचते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो इसलिए जल संरक्षण, और जो क्या बोलते हैं, मिट्टी की जो नमी है उसको बनाए रखते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के आसपास नमी ज़्यादा रहती है, इसलिए क्या भाई, जल संरक्षण भी होता है। फिर है मेड़बंदी के काम में आ सकते हैं। ये पेड़ पौधे आपने लगाए हैं तो क्या होगा भाई, इससे मेड़बंदी भी कर सकते हैं आप। जो पाल बनाई जाती है खेतों की, ठीक है, उसमें इन पेड़ों को लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि खेत के बीच में ही लगाएं। ठीक है, वो हिस्सा आप क्या कर सकते हैं, फसल के लिए छोड़ सकते हैं। जो मेड़बंदी करते हैं वहां पर आप ये पेड़ पौधे लगाइए। ठीक है, और मेड़बंदी से क्या होगा, वो जमीन को, पाल को बांधे रखेगा, मजबूत रहेगी पाल, और उससे क्या होगा भाई, जो मेड़बंदी है वो टूटेगी नहीं, मजबूत रहेगी। ठीक है, तो मेड़बंदी पे भी आप, जैसे बांस है, बांस का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, बांस की खेती का भी। ठीक है, बांस का फर्नीचर वगैरह बहुत चीज़ें बनने लग गई है आजकल बांस से, तो बांस का भी यूज़ लिया जा सकता है। मेड़बंदी के काम में आते हैं ये पेड़ पौधे। अब यह बात आती है क्लाइमेट की। ठीक है, तो कृषि वानिकी है वो जलवायु परिवर्तन के जो नुकसान है उनसे भी बचाती है हमें। ठीक है, कैसे कि बाढ़। ठीक है, अतिवृष्टि अगर आ जाती है तो कई बार आपने देखा होगा कि भाई मिट्टी बहुत ज़्यादा कट के साथ बह जाती है। ठीक है, और बाढ़ आ जाती है तो भाई क्या, जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें उस मिट्टी को बांधे रखती है, या मिट्टी को कटकर बहने नहीं देती है। ठीक है, सूखा, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर बारिश होगी। ठीक है, और बारिश होगी तो भाई सूखा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सूखे से इस प्रकार बचाएंगे हमें पेड़। पाला होता है, पाला आपने देखा सर्दियों में पाला लग जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती, लेकिन जो पेड़ ज़्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, हर प्रकार के मौसम को सहने की क्षमता रखते हैं, चाहे कितनी भी लू चल रही हो। यहाँ पर देखिए एक लू भी लिख रखा है मैंने, बाढ़, सूखा, पाला और लू। ठीक है, इन चारों को सहने की क्षमता किसमें होती है, पेड़ों में होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। और पाला जो होता है, सर्दी जो होती है, उसको सहने की क्षमता करते हैं, तो उसका प्रभाव, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ओट मिलेगी फसल को। ठीक है, ओट मिलेगी तो पाला कम पड़ेगा, फसलों को कम नुकसान होगा,
और लू भी चल रही है, ठीक है, लू भी चल रही है, तो आपकी अगर जैसे जायद की फसल होती है उसमें सब्जियां उगाते हैं, ठीक है, सब्जियां कई बार ज़्यादा लू चलने के कारण जल जाती है, खराब हो जाती है, तो अगर आपने कतार लगा रखी है पेड़ों की तो उनकी छाया से क्या होता है, वो सब्जियां लू के प्रकोप से बच जाती है, खराब होने से बच जाती हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट है इस कृषि वानिकी का, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का मैं ये मिटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर साइलेंट है इसमें, ए का मतलब एग्रीकल्चर, फिर यहाँ पर एंड आता है, वो भी साइलेंट है, आर का मतलब रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण, और डी का मतलब है डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो राष्ट्रीय बैंक है वो किसमें, एक राष्ट्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय, प्रश्न बता देता हूं, मुख्यालय इसका मुंबई, आरबीआई का और नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मुख्यालय कहां पर है, दोनों का मुंबई में है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना, प्रश्न कुछ है जो मैं आपको बता देता हूं, 1982, ठीक है। हाँ, स्थापना वर्ष क्या है नाबार्ड का, 1982, और जुलाई है शायद, जहां तक मुझे आ रहा है मंथ याद, जुलाई। और ये वो देखिए, हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मुख्यालय मुंबई में, स्थापना वर्ष का 1982, ठीक है, और आरबीआई का 1935 स्थापना वर्ष, ठीक है। तो ये, अब नाबार्ड मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है कि ये जो कृषि वानिकी है इसके लिए आर्थिक जो मदद है कौन देता है, ऋण कौन देता है आपको, नाबार्ड उपलब्ध करवाता है, ठीक है, नाबार्ड उपलब्ध करवाता है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाला बैंक है, ठीक है। तो ये जो कृषि वानिकी है ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान है उनको बहुत ज्यादा फायदा देता है, उनकी आय को बढ़ाने के लिए ऋण देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि के लिए ऋण कौन देता है, नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड इस प्रकार की कृषि के लिए ऋण देता है ताकि आप अच्छी किस्म के जो पेड़ पौधे हैं वो खरीद कर लगा सके अपने खेत पर, ठीक है। और लास्ट में देखिए ये कुछ फोटोज दे रखी है किस प्रकार की होती कृषि वानिकी, ठीक है। आप उसको देखना चाहें तो मैंने इसको चार, इसका जो एक फोटो कोलाज जो आप बोलते हैं वो बना के लगाए हैं। यहाँ पे देखिए बीच में फसल उगरी है और एक पेड़ों की कतार है साइड में, ठीक है, फसल कतार, फसल कतार। और यहाँ पर भी देख लीजिए फसल है बीच में और दोनों साइड में जो औषधीय महत्व के पेड़ पौधे लग रहे हैं मुझे इसमें, तो वो है औषधीय महत्व के पेड़ पौधे। तो फसल है बीच में, दोनों तरफ पेड़ों की कतार है। फिर इसमें देखिए बीच में फसल है, इन दोनों तरफ क्या है, पेड़ पौधों की कतार है। ये आप देखिए, देख लीजिए सामान्य फसल जैसे गेहूं की लग रही है और गेहूं की फसल के बीच में पेड़ लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की होती कृषि वानिकी, अगर आप देखना चाहें और देखकर अगर समझना चाहें तो इस प्रकार की कृषि वानिकी होती। ये औषधीय महत्व के हो सकते हैं, फलों के हो सकते हैं, पुष्प हो सकते हैं, आपके ईंधन हो सकता है, ईंधन के अलावा आपके फूलों के हो सकते हैं, इमारती लकड़ी के पेड़ हो सकते हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के पेड़ हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से होती कृषि वानिकी। इस क्लास में इतना ही, और इससे आगे अपन एक नई चीज़ पढ़ेंगे और आप इसको शेयर कीजिए आपको अगर पसंद आया है तो। और आप देखेंगे कि गुणवत्ता में मैं निरंतर थोड़ा सा वृद्धि करूंगा, जो वीडियोस हैं
और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी सकारात्मक ऊर्जा मिले आपसे। ठीक है, धन्यवाद। एक नया टॉपिक लेके मैं फिर हाजिर रहूँगा। हाँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये प्रश्न कुछ काम के हैं आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।